Good morning, student. Today we are start our new chapter, Outcome of Democracy. आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी को जानने से पहले हम इसकी शुरुआत करते हैं कि असल में डेमोक्रेसी होती क्या है। डेमोक्रेसी के बारे में हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं हमारे सिविक्स के सेकंड चैप्टर में, जब मैडम लिंगडो ने इसके बारे में बताया था और क्लास के विभिन्न मेंबरों ने इसके बारे में अलग अलग तरह से चर्चा की थी। साथ ही हमने जाना था कि डेमोक्रेसी क्या होती है, किस लिए होती है और किस तरीके से इसका गठन किया जाता है या निर्माण किया जाता है। डेमोक्रेसी लोगों से, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा किया जाने वाला शासन है। हमने यहाँ पर अब्राहम लिंकन के विचारों को भी पढ़ा। इसके अलावा डेमोक्रेसी को बनाने वाले एस्पेक्टों के बारे में भी पढ़ा और साथ में जाना कि डेमोक्रेसी क्या करती है। लेकिन अब हम अपने इस चैप्टर में डेमोक्रेसी के उन प्रोस्पेक्टों को लेकर नहीं चलने वाले, ना ही हमारे सामने उस तरह के सामान्य सवाल पूछे जाएंगे कि डेमोक्रेसी क्या है, किस तरीके से वर्क करती है या फिर यह किस तरीके से हमारे सामने आती है। अब हमारे सवाल थोड़े चेंज हो जाएंगे। व्हाट डज डेमोक्रेसी डू? डेमोक्रेसी असल में करती क्या है, या फिर हाउ व्हाट आउटकम कैन बी रेस्पॉन्सिबल एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी, कि क्या लोकतंत्र को या डेमोक्रेसी उसके परिणामों को जांचना चाहिए। बहुत सारे ऐसे सवाल आएंगे जो थोड़े भिन्न हैं पहली बार से। साथ ही साथ हम जानेंगे कि वास्तविक रूप से जो डेमोक्रेसी है वह लोगों की आशाओं को क्या पूरा कर पा रही है। साथ ही हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो डेमोक्रेसी है उसका मूल्यांकन या उसका असेसमेंट हम कैसे कर सकते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन भी है, हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसी आउटकम, कि डेमोक्रेसी से निकलने वाले परिणामों को हम कैसे जांच सकते हैं, कैसे उनका पता लगा सकते हैं। इस विषय को और भी ज़्यादा समझते हुए हम आगे पढ़ेंगे कि आफ्टर सम क्लैरिटीज ऑफ हाउ टू थिंक ऑन द सब्जेक्ट, और साथ ही साथ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम इस सब्जेक्ट के बारे में और कितना जान सकते हैं। और भी बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं कि लोकतंत्र क्या लोगों की आशाओं को पूरा करता है, या डेमोक्रेसी लोगों को किस तरीके से सुरक्षा प्रदान करती है, क्या उन्हें सम्मान प्रदान कर पा रही है, क्या उन्हें बढ़ावा दे पा रही है, क्या उनकी डिग्निटी को बढ़ा पा रही है। इसके अलावा हम साथ ही साथ उन विषयों को भी लोकतंत्र से जोड़कर उनके परिणामों को जानने की कोशिश करेंगे, या फिर लोकतंत्र के साथ उन सब्जेक्टों को भी रिलेट करेंगे, जहाँ पर हम जानेंगे कि एक असल में क्या सभी को एक वेलबींग बना पा रही है, क्या एक अच्छी क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट दिखा पा रही है, क्या लोगों के पास अच्छी इकोनॉमिक वेलबींग है, क्या सभी इनइक्वालिटी में रहते हैं, समानता, किसी के साथ भी असमानता का व्यवहार नहीं होता, समानता का व्यवहार सभी के साथ होता है, सोशल डिफरेंसेस है या नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट असल में अब रह गए हैं या नहीं, फाइनली फ्रीडम एंड डिग्निटी। और साथ ही साथ हम अंत में जानेंगे कि लोग स्वतंत्र हैं भी या नहीं हैं, और साथ ही साथ उनका स्वाभिमान अब उन्हें मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। डेमोक्रेसी लोगों को सही मायने में वह सब सुविधाएं दे पा रही है या नहीं दे पा रही है, जिसका असल में एक मेमोरेंडम के रूप में हम पढ़ते आ रहे हैं। या फिर क्या सच में डेमोक्रेसी को दिखाया जाना, डेमोक्रेसी के बारे में बात किया जाना एक अलग पहलू हो सकता है, और डेमोक्रेसी के रियल में एक अलग तरह की अवधारणा को दिखा सकती है। इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। साथ ही हम उन चुनौतियों के, उन चैलेंजेस के बारे में जानेंगे जो डेमोक्रेसी को लेकर सामने आते हैं और जो हमें काफ़ी उत्तेजित कर देते हैं, काफ़ी आगे बढ़ाने के लिए प्रोसेसिव कर देते हैं कि हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं उन चीज़ों के बारे में। साथ ही साथ इसके से ज़्यादा इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं। आइए जानते हैं हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसी आउटकम। डेमोक्रेसी के आउटकम को हम कैसे असेस कर सकते हैं, कैसे उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। मुख्य रूप से ये जानना होगा कि डेमोक्रेसी के इन परिणामों को हम कैसे असेस कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पर एक फिगर दिखाई गई है एक छोटी सी बच्ची की, आपके किताब के पेज नंबर 90 पर, कि किस तरीके से यह बच्ची उस क्लास की बात कर रही है जो लिंगडो की क्लास थी आपकी 9th क्लास में, और वह उस चीज़ को बारे में सोचते हुए कहती है कि मैडम लिंगडो की क्लास को मैं बहुत पसंद करती हूँ, जहाँ पर बच्चे अपने आप डेमोक्रेसी के बारे में सोचते हैं, उस प्रोस्पेक्ट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि जो डेमोक्रेसी में बताया जा रहा है।
या फिर वे ये समझने की कोशिश करते हैं कि उनके द्वारा डेमोक्रेसी क्या हो सकती है। किस तरीके से मैडम लिंगदो की क्लास में चैप्टर 2 के अंतर्गत हमने क्लास 9th में की टेक्स्ट बुक में पढ़ा भी है कि किस तरीके से इमर्ज करती है, कन्वर्सेशन होता है डेमोक्रेसी का, और किस तरीके से यह एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का निर्माण करती है। कंपेयर किया जाए तो किस तरह ये डिक्टेटरशिप से अच्छी है, या किस तरीके से ये मिलिट्री रूल से अच्छी है, या किस तरीके से ये मोनार्ची से अच्छी है। इन सभी अल्टरनेटिव्स को लेकर हम उस क्लास में चलते हैं। साथ ही हमने किस तरीके से जाना उन सभी प्रोस्पेक्टों के बारे में जो बताए गए हैं आपको। लोकतंत्र या फिर डेमोक्रेसी के अंतर्गत किस तरीके से डेमोक्रेसी को सबसे बेहतर बताया गया और गया था, और साथ ही यह किस तरह के प्रोस्पेक्ट आपके सामने लाती है। सबसे पहले प्रमोट करती है इक्वालिटी को अमंग सिटीजन्स के बीच में, लोगों के बीच में समानता को बढ़ाती है। सेकंड ग्रुप में इन्हेंस करती है डिग्निटी को इंडिविजुअल की, मतलब कि व्यक्ति की जो खुद की डिग्निटी है, खुद की जो गरिमा है, उसे आत्मसम्मान है, उसे बढ़ावा प्रदान करती है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग, लोगों के फैसले लेने की क्षमता को बढ़ाती है। ओपिनियन सुधारती है उनका। प्रोवाइडिंग ए मेथड टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एंड, साथ ही साथ यह प्रोवाइड कराती है वह तरीके जिसके द्वारा बहुत आसान तरीके से टकराव को या फिर एक तरीके से उलझनों को, कॉन्फ्लिक्ट को, झगड़ों को रिसॉल्व किया जा सके। और साथ ही साथ ये अलाउ करती है रूम टू करेक्ट मिस्टेक, अपनी गलतियों को सुधारने की गुंजाइश में होती है। इन सभी प्रोस्पेक्टों को हमने अपनी 9th क्लास की बुक में पढ़ लिया था। अब हम जानने वाले हैं कि असल में ये सब प्रोस्पेक्ट होने के साथ साथ ये किस तरीके से हमारे आउटकम्स देती है, या फिर किस तरीके से आगे आने वाले परिणाम डेमोक्रेसी में देखने को मिल सकते हैं। दे आर एक्सेप्टेशन रिलाइज अंडर द डेमोक्रेसी की किस तरीके से लोगों की व्यवस्था हो सकती है, आशंकाएं हो सकती हैं जो इसको लेकर होती है, कैसे वे पूरी होंगी। When we talk to people around us, और साथ ही साथ हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये लोगों को लेकर चलने वाली हैं। मोस्ट ऑफ देम सपोर्ट डेमोक्रेसी अगेंस्ट अदर अल्टरनेटिव्स, के अलावा वे कौन लोग हैं जो डेमोक्रेसी के अलावा भी दूसरे अल्टरनेटिव्स पर बात करते हैं, उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। सच एज रूल बाय द मोनार्च, कैसे वे मोनार्च को सपोर्ट करते हैं या मिलिट्री रूल को सपोर्ट करते हैं। और रिलीजियस लीडर या फिर धार्मिक धर्मगुरुओं को के शासन को प्रमोट करते हैं। बट नॉट सो मैनी ऑफ देम वुड बी सेटिस्फाइड विद द डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस। लेकिन हमने देखा था 9th क्लास की उस किताब में ही कि कैसे सभी लोग डेमोक्रेसी में होते हुए भी डेमोक्रेसी से कुछ लोग खुश नहीं है, उसकी प्रैक्टिस को कहीं ना कहीं एक तरह के डिलाइमर से देखते हैं, या उनके सामने इस तरह की दुविधाएं आती हैं। डेमोक्रेसी इज जर्न टू बी गुड इन द प्रिंसिपल, अगर बात करें सैद्धांतिक रूप से या फिर प्रिंसिपल्स के रूप में, तो डेमोक्रेसी अपने आप में बहुत ही अच्छी प्रतीत होती है, बहुत ही सुंदर प्रतीत होती है। परंतु अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए, बट फेल्ट टू बी नॉट सो गुड इन द प्रैक्टिस, अगर व्यवहार में देखा जाए तो यह इतनी अच्छी भी नहीं लगती। क्योंकि कारण क्या है, इसका लचीलापन, लोगों का बार बार नेताओं का बदलना, इससे काफ़ी प्रोस्पेस में डाल देता है, या फिर लोगों के सामने वो विभिन्न प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन आती रहती हैं, विभिन्न प्रकार के डाउट्स आते रहते हैं। इसी लेकर दिस डिलेमा इनवाइट अस टू थिंक हार्ड अबाउट द आउटकम ऑफ द डेमोक्रेसी, और इस तरीके से यह दुविधाएं बताती हैं कि डेमोक्रेसी किस तरीके से और भी ज़्यादा गहराई से विचार करने के लिए आवश्यक है, या फिर डेमोक्रेसी वास्तव में होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को लेकर हमारे दिमाग में उस तरह के क्वेश्चन आते हैं। डू वी प्रिफर डेमोक्रेसी ओनली फॉर मोरल रीजन, और आर देयर सम प्रूडेंटियल रीजन टू सपोर्ट डेमोक्रेसी टू। आपको क्या लगता है कि क्या सिर्फ नैतिक कारण ऐसे हो सकते हैं, या फिर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कुछ आपके मोरल रीजन ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से लोग डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं, या फिर डेमोक्रेसी को पसंद करने के दूसरे भी कारक हो सकते हैं। प्रूडेंटियल रीजन या फिर तर्कसंगत रीजन कि हमें डेमोक्रेसी ही क्यों होनी चाहिए, डेमोक्रेसी के अलावा कोई दूसरी गवर्नमेंट क्यों नहीं अच्छी है। तो ऐसी सभी चीज़ों के बारे में हम इस लेसन में जानने वाले हैं। ओवर 100 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टुडे क्लेम एंड प्रैक्टिस सम काइंड ऑफ द डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स। और आज की बात करें तो आज करीब लगभग 100 से भी ज़्यादा कंट्रियाँ ऐसी हैं जो आज डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रही हैं। दे हैव फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशंस टू दे होल्ड
election, they have practiced and they graduate rights of citizen is और इस guarantee of rights of citizen। और ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि ये इलेक्शन भी कराती है, अपने यहाँ लोगों को पार्टी बनाने में भी हेल्प करती हैं और उसके बाद लोगों को अधिकार भी देती हैं, गारंटी भी दे देती है उनके राइट्स की। While these features are common to most of them, ज़्यादातर सभी डेमोक्रेसी में ये फीचर्स समान ही हैं। These democracies are very much different from each other in the term of their social situations। और ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं बहुत ही अलग प्रतीत होती है दूसरी टर्मों से जो सोशल सिचुएशन को रिप्रेजेंट करती हैं, चाहे वो इकोनॉमिक अचीवमेंट के रूप में हो, चाहे वह कल्चर के रूप में हो। क्लियरली व्हाट मे बी अचीव्ड और नॉट अचीव्ड अंडर ईच ऑफ दीज डेमोक्रेसी। और साथ ही साथ हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इनके अंतर्गत हम कैसे इन्हें अचीव करने की कोशिश करते हैं इन डेमोक्रेसी में, और किस तरीके से यह बहुत ही अलग तरह की चीज़ों को हमारे सामने लाती है, किस तरीके से यह हमारे सामने एक्सेप्ट कराती है कि डेमोक्रेसी किस तरीके से वर्क करती है। और साथ ही जस्ट बिकॉज इट इज़ डेमोक्रेसी, और साथ ही यह दिखाती है कि क्योंकि यह डेमोक्रेसी है तो सभी को समान रूप से सुविधाएं मिलती हैं, सभी को समान रूप से बुनियादी वे चीज़ें मिलती हैं जिनकी हमसे उम्मीद की जाती है। प्रत्येक डेमोक्रेसी में शासन व्यवस्था में ही सब चीज़ें उसी आधार पर होती है जिस आधार पर होनी चाहिए। ओवर इंटरेस्ट इन एंड सेटिस्फैक्शन फॉर द डेमोक्रेसी ऑफ टर्न पुश us into taking a position that democracy can address all socio-economic and political problems। और साथ ही साथ हम उस इंटरेस्ट को देखते हैं जिसके अंतर्गत डेमोक्रेसी हमारे सामने लाकर रख देती है वे सभी प्रॉब्लम्स, जहाँ पर वह पोजीशन को एड्रेस करते हुए सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को, सामाजिक आर्थिक प्रॉब्लमों को हमारे सामने लाती है, पॉलिटिकल प्रॉब्लमों को सामने लाकर खड़ा कर देती है। इफ सम ऑफ अदर एक्सेप्टेशन आर नॉट मेड, इसके अलावा दूसरी चीज़ें हमसे नहीं मिल पाती, व्हेन स्टार्ट ब्लेमिंग द आइडिया ऑफ द डेमोक्रेसी, ऐसी स्थिति में हम कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के आइडिया को ब्लेम करने लगते हैं कि डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए थी, इससे अच्छा तो मिलिट्री रूल वगैरह होना चाहिए था, या फिर लोगों को अपनी बात इतनी ज़्यादा रखने की भी आज़ादी नहीं होनी चाहिए थी। इसका मुख्य एग्जाम्पल के रूप में हम JNU के छात्रों द्वारा की जाने वाली गलत मांगों के बारे में कह सकते हैं। जैसे कि JNU में बहुत लोगों ने अपने आप की आज़ादी के लिए बात कही, या फिर एक तरीके से वे नारे लगाए या फिर वे वर्डिंग यूज किए जो काफ़ी गलत थे, जो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये दिखाते थे कि वे एक तरीके से देशद्रोह पर उतारू थे। तो इस तरह से हमें कई बार लगता है कि डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं उन आइडियाओं को ब्लेम करती है कि इतनी आज़ादी भी लोगों को नहीं होनी चाहिए कि उन्हें ये ना पता हो कि उन्हें क्या बोलना है। This first step towards thinking carefully about the outcomes of the democracy is to recognize that the democracy is just a form of government। और पहले स्टेप के अंतर्गत हम विचार करते हैं उन पर ध्यानपूर्वक, उन आउटकम्स पर जो डेमोक्रेसी के कारण आते हैं, जो रिकॉग्नाइज किए जाते हैं डेमोक्रेसी के अंतर्गत कि डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या एक प्रकार की गवर्नमेंट है। इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशन फॉर अचीविंग समथिंग, यह सिर्फ एक कंडीशन है जो हमें कुछ चीज़ें प्राप्त करने में मदद करती हैं। द सिटीजन हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दोज कंडीशंस एंड अचीव दोज गोल्स। और साथ ही साथ डेमोक्रेसी एक तरीके से उन कंडीशनों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करती है, लोगों को वह सुविधा प्रदान करती है कि वे आसानी से अपने गोलों को प्राप्त कर ले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें डेमोक्रेसी का दुरुपयोग करना चाहिए। Let us examine some of things we can reasonable expect for democracy and examine the record of the democracy। आइए जानने की कोशिश करते हैं, एग्जामिन करते हैं उन सभी चीज़ों को जो कहीं ना कहीं रीजनेबल लगती हैं, एक्सपेक्ट कराती हैं कि डेमोक्रेसी किस तरीके से एग्जामिन की जा सकती है, किस तरीके से हम रिकॉर्ड बना सकते हैं डेमोक्रेसी का। वे हो सकती हैं अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट के रूप में, कि किस तरीके से ये डेमोक्रेसी अकाउंटेबल हो सकती है, रेस्पॉन्सिव हो सकती है और लेजिटिमेट गवर्नमेंट के रूप में आपके सामने आ सकती है। आइए जानने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कौन उत्तरदायी होता है, कौन जिम्मेवार होता है और कौन अपने आप को लेजिटिमेट या फिर वैध शासन के अंतर्गत रख सकता है, या ये वैधता ऑफ शासन या फिर वैध शासन क्या है।
जैसा कि हम जानते ही हैं कि लोकतंत्र या फिर आपकी डेमोक्रेसी जो है एक प्रकार की अकाउंटेबल या फिर आंसरेबल गवर्नमेंट रही है। अकाउंटेबल और आंसरेबल रहने के कारण यह उत्तरदायी रहती है, या फिर एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि यह सभी चीज़ों की जवाबदेही रखती है। इन ए डेमोक्रेसी वी आर most concerned and with ensuring that people will have to right to choose their ruler and people will have control over the ruler। और इसके अलावा डेमोक्रेसी हमें वे सभी सिद्धांत देती है जिसके आधार पर लोग अपने द्वारा अपने रूलर को चूज करते हैं और साथ ही साथ उससे कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। whenever possible and necessary citizens should be able to the पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग दैट अफेक्टेड देम ऑल। और इस साथ ही साथ हम उस पोजीशन पर भी वर्क करते हैं जहाँ पर सिटीजन्स कहीं ना कहीं उन चीज़ों को पार्टिसिपेट करते हुए डिसीजन बनाने का कार्य करते हैं, इफेक्ट करते हैं सभी को। देयरफॉर मोस्ट बेसिक आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी शुड बी दैट इन process to government that is accountable to the citizens and responsive to the need of the acceptation of the citizens। और इस तरीके से हम देखते हैं कि यह डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र कहीं ना कहीं सभी को के लिए जवाबदेही रखता है और सभी के लिए उत्तरदायी भी होता है। लोगों की सभी आकांक्षाओं को, सभी एक्सेप्टेशन को पूरा करने की कहीं ना कहीं जरूरत होती है, जिम्मेदारी होती है इसी गवर्नमेंट के अंतर्गत। बिफोर वी गो इनटू द क्वेश्चन वी फेस अनदर कॉमन क्वेश्चन। और इसके बाद, इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन में आगे बढ़े, हमारे सामने एक दूसरा कॉमन क्वेश्चन आ जाता है कि क्या लोकतंत्र या डेमोक्रेटिक सरकार सही तरीके से अपना कार्य कर पाती है या फिर कार्य करती होगी, प्रभावी रूप से कार्य करने वाली, इफेक्टिव रूप से, इफिशिएंट रूप से वर्क करने वाली होगी। Some people think that democracy produce less effective government। कुछ लोगों का मानना है कि डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट का निर्माण करती है। वह उतने सही तरीके से डिसीजन नहीं ले सकती जितने सही तरीके से एक राजशाही ले सकती है या फिर एक डिक्टेटरशिप ले सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भी समझ सकते हैं कि वहाँ पर उनके द्वारा लिए हुए डिसीजन गलत भी हो सकते हैं, जबकि यहाँ पर इन डिसीजनों में सुधार की संभावनाएं हो सकती हैं। इट इज कोर्स ट्रू द नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स डू नॉट हैव टू ब्रदर अबाउट डिलिबरेट इन असेंबली और वरी अबाउट द मेजोरिटीज एंड पब्लिक ओपिनियन। और जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि यह वास्तव में सच है कि नॉन डेमोक्रेटिक रूलर के अंतर्गत किसी भी राजा को यह डर नहीं है कि असेंबली में वह किसकी बात सुनेगा और किसकी नहीं। उसे पब्लिक ओपिनियन से मतलब नहीं है, उसे मेजोरिटी से मतलब नहीं है। वह कहीं ना कहीं अपनी बात को अपने तरीके से रख सकता है क्योंकि वह सुप्रीम पावर है। सो दे कैन बी वेरी क्विक एंड एफिशिएंट इन द डिसीजन मेकिंग। और यही कारण है कि हम कह सकते हैं कि ऐसी तौर पर ये लोग जो मोनार्ची में हो सकते हैं या डिक्टेटरशिप में हो सकते हैं, बहुत इफिशिएंट रूप से और बहुत कम समय में एक सीधा डिसीजन ले सकते हैं। बात आपकी सही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भी सोचते हैं कि अगर ये डिसीजन ले सकते हैं तो इनके डिसीजन गलत भी हो सकते हैं, जबकि लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। कम से कम 100 लोग उस बात पर चर्चा करके एक सही डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं, जहां पर गलती की संभावनाएं कम हो सकती हैं। साथ ही साथ डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ द डिलिबरेट एंड नेगोशिएशन, सो सम डिले इज बोर्न टू टेक प्लेस। और यही कारण है कि डेमोक्रेसी में हम उस आइडिया पर बात करते हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को नजरिए का ख्याल रखता है और लोगों से बातचीत करते हुए लोगों के विचारों को, लोगों के ओपिनियन को समझते हुए उन पर डिसीजन लेने की बात करता है। Does this make democracy government efficient? और यही कारण लगता है कि कई बार हमें लगता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो प्रभावशाली है या फिर इफिशिएंट है, बहुत अच्छी है, क्योंकि वह लोगों के ओपिनियन को सोच कर चलती है, जबकि डिक्टेटरशिप में और आपके मोनार्ची में ऐसा नहीं देखने को मिलेगा आपको। लेट अस थिंक इन द टाइम ऑफ द कॉस्ट। और ये उन चीज़ों का फैसला करते हैं जहाँ पर हम उन टर्म की कॉस्टों को तय करेंगे। इमेजिन ए गवर्नमेंट दैट मे बी टेक डिसीजन वेरी फास्ट। ये ऐसी गवर्नमेंट की कल्पना करते हैं जो बहुत तेजी से डिसीजन लेती है, बट इट मे टेक डिसीजन दैट आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द पीपल।
लेकिन इसके द्वारा लिए गए सभी डिसीजनों को, गवर्नमेंट के द्वारा लिए हुए इन डिसीजनों को लोगों द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता, लोगों द्वारा पसंद नहीं किया जाता। लोग बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं इन डिसीजनों के कारण। विल टेक मोर टाइम टू फॉलो प्रोसीजर बिफोर अराइविंग एट ए डिसीजन, और ऐसी स्थिति में वे उन्हें फॉलो करने में बहुत प्रोसीजर लगते हैं, बट बिकॉज इट हैज़ फॉलोड प्रोसीजर इट डिसीजन में बी बहुत मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोगों द्वारा लिए हुए डिसीजन इस तरीके से हो सकते हैं कि वे लोगों के लिए, एक पर्टिकुलर समुदाय के लिए, एक कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी बेसिस उनके डिसीजन लिए जा सकते हैं और उनके हिसाब से सोचकर, उनके ओपिनियन को सोचकर किया जा सकता है। यही हम ये समझ सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ये जरूर है कि डिसीजन लेने में समय लग रहा है, लेकिन उस डिसीजन को लोगों द्वारा ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन वहीं पर अनडेमोक्रेटिक या नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हम ये देखते हैं कि डिसीजन जरूर जल्दी लिया गया है, लेकिन लोगों द्वारा उन्हें उसे एक्सेप्ट करने में बहुत समय लगता है, या फिर लोगों द्वारा उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता। सो द कॉस्ट ऑफ टाइम दैट डेमोक्रेसी पे द परहैप्स वर्थ इट। और इस तरीके से हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी कैसे अपने मूल्यों को पूरा करती है, अपना समय लगाती है, और वह सब बेकार नहीं जाता। क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि लोकतंत्र और डेमोक्रेसी में लिए हुए इन डिसीजनों का कोई ना कोई मतलब बनता है, जो बहुत आसानी से चीज़ों को अच्छी तरीके से सोल्व कर पाता है और उन चीज़ों को करने में मदद करता है। इस चीज़ को, इस लेसन को हम यहीं तक रखते हैं। कल हम अपनी वीडियो को इससे आगे लेकर चलेंगे। ओके क्लास।